अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। नाजरीन, आज के टैक्स बुलेटिन में हम हाजिर हैं लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ के साथ। मिस, आपके पास कौन सी न्यूज़ है? सर, आजकल एक न्यूज़ बहुत वायरल हो रही है कि जो अपने अकाउंट में 2 लाख से ज़ायद अमाउंट जमा करवाएगा उस पर 20.5% टैक्स लगेगा और सेलर के अकाउंट में जो बायर की तरफ से पेमेंट आएगी वो वैलिड पेमेंट होगी। सर, इसमें कितनी सच्चाई है? फाइनेंस एक्ट 2025 उसके थ्रू एक सब सेक्शन इंसर्ट किया गया, सेक्शन 21 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। सेक्शन 21 है क्या? बेसिकली ये डिडक्शन नॉट अलाउड को डील करता है। डिडक्शन नॉट अलाउड क्या होती हैं कि आपने सेल आपने की तो आपने कुछ खरीदा भी होगा, तो जो आपने खरीदा है कि क्या उसका एक्सपेंस अलाउ होगा। अगर एक्सपेंस अलाउ होगा तो आपकी इनकम कम हो जाएगी और अगर एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा तो आपकी इनकम ज्यादा होगी, और जब किसी की इनकम ज्यादा होती है उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ता है। तो सेक्शन 21S जो इंसर्ट किया गया उसमें यह था कि अगर सेलर एक इनवाइस इशू करता है 2 लाख रुपए से ज्यादा, तो उसे क्या चाहिए कि वो अपने बायर को कहे कि सेलर के बैंक अकाउंट में आप 2 लाख रुपए जमा करवाओ। अगर वो ऐसा नहीं करता तो सेलर को जो कास्ट ऑफ दी गुड्स जो उसने सेल की हैं उसका 50% डिसअलाउ हो जाएगा। इससे क्या होगा, जैसे मैंने पहले बताया कि उसकी इनकम जो है वो बढ़ जाएगी और उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी मार्केट में ये कहा गया कि अगर कोई बंदा बैंक में जाकर 2 लाख रुपए से ज्यादा जमा करवाएगा तो उसको 20.5% टैक्स देना पड़ेगा। ये मुख्तलिफ लोगों की अपनी असम्पशंस थी, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो स्लैब रेट से मैक्सिमम उसको यूटिलाइज किया, सुपर टैक्स को ऐड किया, सरचार्ज को ऐड किया और कहा कि जी 20.5% टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर तमाम टैक्स बार्स ने और टैक्स प्रैक्टिशनर्स ने FBR को लिखा, FBR के साथ मीटिंग्स भी हेल्ड की। हमने भी इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मेंबर पॉलिसी के साथ हमने भी मीटिंग की, भी अप्राइज करवाया कि ये बिल्कुल जो है वो अनजस्ट होने जा रहे। लाइक हमने क्या उनके सामने बात रखी कि हमारे पास एक ऐसे क्लाइंट हैं जो कि मोटरसाइकिल्स को सेल करते हैं। अब हैदर हैं मेरे दोस्त, हैदर साहब, अगर आप मोटरसाइकिल लेने जाते हैं तो मोटरसाइकिल होंडा 70 कितने का मिलेगा? यूजुअली 2,75,000 या 70 का मिलेगा। तो अब डीलर है मोटरसाइकिल का, उसने मोटरसाइकिल सेल किया। अब क्या उसके लिए उसको चाहिए कि वो हैदर को कहे कि 2,75,000 मेरे बैंक अकाउंट में डालो? अगर नहीं डालते तो कास्ट ऑफ द मोटरसाइकिल है वो सेलर को डिसअलाउ हो जाएगी। तो ये बात हमने उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि इसका फिर हम हल निकाल देते हैं। हल ये निकाला गया कि हैदर साहब बैंक में जाएंगे, बैंक में जाकर वहां जो रसीदें पड़ी होती हैं, रसीट्स जिन्हें हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर सेलर का अकाउंट नंबर लिखेंगे, बायर अपना CNIC नंबर लिखेगा और ओवर द काउंटर जाकर वो अमाउंट को डिपॉजिट करवा देगा। इससे क्या होगा, आपने 21S की कंप्लायंस कर दी और आपको जो डिडक्शन पूरी की पूरी अलाउ हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा जो है वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये है क्लैरिटी 21S की। ये जो मार्केट में एक सर्कुलेट हो रही है न्यूज़, उसकी ओरिजिनलिटी क्या है, हकीकत क्या है, वो मैंने आपके सामने रखी। सर, जैसे कि FBR ने ई-कॉमर्स में सेलर रजिस्ट्रेशन और जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उन पे टैक्स के बहुत से कवानीन जारी किए हैं, तो सर इससे ऑनलाइन बिजनेस पे क्या असर होगा? जैसा कि करंट एरा है, इसमें यह है कि बहुत सी बाइंग हम लोग ऑनलाइन कर रहे होते हैं। मैं शर्ट परचेज करना चाहता हूं तो यूजुअली मेरी भी कोशिश होती है कि मैं ऑफिस में बैठकर यूनिवर्स या डाइनर्स कोई भी ब्रांड है उसको ऑनलाइन अपना कॉलर साइज दूं और उन्हें कहूं कि मुझे ये आप कोरियर कर दें। इससे हो क्या रहा था, बहुत से ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म थे या वेबसाइट बनाई हुई थी सेलर्स ने बायर के साथ लिंक होने के लिए, वो लोग बिजनेस तो कर रहे थे लेकिन वो टैक्स नेट में नहीं आ रहे थे। मैं उन बिजनेसेस की बात कर रहा हूँ जो छोटे लेवल पे काम कर रहे थे। अब FBR ने क्या किया, FBR ने अब विद होल्डिंग एजेंट्स की ड्यूटी लगा दी। विद होल्डिंग एजेंट कौन हो सकता है इस ट्रांजैक्शन में? सपोज करो कि एक नया मैन्युफैक्चरर है शर्ट्स का, मिस्टर A, वो शर्ट्स बनाता है और शर्ट बना के अपनी वेबसाइट बनाता है, वेबसाइट पे अपलोड कर देता है कि जी मैं ये शर्ट बेचना चाहता हूँ। अब वो जब शर्ट मैं परचेज करूंगा, बीइंग अ क्लाइंट, बीइंग अ कस्टमर, जब मैंने उस शर्ट को क्लिक किया, वहां मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे। क्या? नंबर 1, मैं बैंक ट्रांसफर कर दूं वहीं से, या कैश ऑन डिलीवरी कर दूं। तो यहाँ पे FBR ने ड्यूटी लगा दी बैंक की, और जो कैश ऑन डिलीवरी है वहां पे डेफिनेटली कोई कोरियर आएगा। तो कोरियर की और बैंक की ड्यूटी लगा दी कि जब भी आप गुड्स को डिलीवर किया करेंगे, आप क्या किया करें, आप सेल टैक्स जो इन्वॉल्व है
उसको आप 2% जो है वो विदहोल्ड करके जमा करवाएं, और साथ में क्या करें, जो इनकम टैक्स इन्वॉल्व है वो विदहोल्ड करके जमा करवाएं। अगर तो कोरियर के थ्रू मैं शर्ट परचेज करूंगा तो सेलर की जो टोटल अमाउंट होगी उसका 2% कोरियर वो विदहोल्ड करेगा और FBR को जमा करवा देगा और बता देगा कि मिस्टर ए ने शर्ट बेची है। अब मिस्टर ए डॉक्यूमेंटेड हो गया, मिस्टर ए कहीं नहीं जा सकता। मिस्टर ए का 2% जो है सेल टैक्स भी FBR के पास चला गया। अब उसको देखना है FBR ने कि यार ये मिस्टर ए है कौन। अगर तो मैन्युफैक्चरर है और कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आता है, फिर 2% सेल टैक्स की लायबिलिटी होगी और वहीं पे बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन में नहीं आता और मैन्युफैक्चरर है तो जो 18% और 2 इसका डिफरेंट है 16%। तो 16% उस बंदे को, मिस्टर ए को, जो कि मैन्युफैक्चरर ऑफ शर्ट्स है, उसको पे करना पड़ेगा और अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और जब इनकम टैक्स की बात कर देता हूं, सेक्शन 6A आई बिलीव इन्होंने इंसर्ट किया है। उसमें हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि आपका जो इनकम टैक्स होगा वो अगर तो कोरियर के थ्रू पहुंचेगा तो 2%, और अगर बैंक के थ्रू आपके पास से पहुंचेगा तो 1%, और फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी होगा। तो ये है ई कॉमर्स को किस तरह गवर्नमेंट ने बढ़ता हुआ रुझान जो है कि लोग मार्केट्स में जाके बाइंग नहीं कर रहे बल्कि मुख्तलिफ ऑनलाइन बाइंग हो रही थी, टैक्सेशन नहीं हो पा रही थी सही तरीके से, तो गवर्नमेंट ने इस तरह इनको टैक्स की एम्बेड में लाने की कोशिश की है। सर, जैसे कि FBR ने इन एलिजिबल पर्सन्स के लिए जायदाद और गाड़ियां खरीदना और भी मुश्किल कर दिया, क्या इससे नेट टैक्स में इंक्रीमेंट होगा? अच्छा, इसमें FBR ने सेक्शन 114C 114C इंसर्ट किया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। उसमें उन्होंने इन एलिजिबल पर्सन जो है उसको कहा कि एक सर्टन अमाउंट की से ज़्यादा की आप गाड़ी परचेज नहीं कर सकते। अब अगर आपने देखना हो कि कितनी अमाउंट की वैल्यू से ज़्यादा की आप गाड़ी परचेज नहीं कर सकते, तो शेड्यूल 15, शेड्यूल नंबर 15 वो इंसर्ट किया गया इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। उसमें लिखा हुआ है कि अगर गाड़ी की वैल्यू 70 लाख रुपए से ज़्यादा है तो इन एलिजिबल पर्सन वो 70 लाख से ज़्यादा की गाड़ी परचेज नहीं कर सकता। अगर प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको एक इन एलिजिबल पर्सन परचेज करना चाह रहा है उसकी वैल्यू 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो वो परचेज नहीं कर सकता। फिर एक और पॉइंट आया कि अगर वो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है सिक्योरिटीज़ में कहना चाह रहा हूँ शेयर्स में या डेट सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स वगैरह में, टी बिल में, अगर इसमें वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है और उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 करोड़ से ज्यादा है तो फिर भी वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अगर वो एक बैंक अकाउंट मेंटेन कर रहा है बैंक के साथ और वो कैश विड्रॉ करता है तो एनुअल कैश विड्रॉल ऑफ इनएलिजिबल पर्सन कैन नॉट एक्सीड फ्रॉम 10 करोड़ रुपीज। तो ये इनएलिजिबल पर्सन को रोका गया कि आप सर्टेन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अब एलिजिबल पर्सन की डेफिनेशन मौजूद है। फर्दर इसको अगर समझना हो तो सेक्शन 114C को पढ़ लिया जाए तो हमारे जो ऑडियंस हैं वो इस मुकम्मल सिनेरियो को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सर, जैसे कि FBR में ऑफिसर्स की रीशफलिंग और पोस्टिंग हो रही है, तो सर इससे FBR की जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह से इनहेंस होगी? अच्छा, इसमें होता ये है कि आफ्टर एंड ऑफ एवरी टैक्स ईयर आपको पता है सेक्शन 74 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 वो टैक्स ईयर को डील करता है। डिफरेंट तरह के टैक्स ईयर्स हैं, नॉर्मल है, स्पेशल है, ट्रांजिशनल है। लेकिन जब नॉर्मल टैक्स ईयर एंड होता है, जैसा कि 30 जून 2025 को एक टैक्स ईयर एंड हुआ, तो होता क्या है कि FBR रीशफल करता है अपने ऑफिसर्स को। रिसेंट पास्ट में अभी FBR ने अराउंड 232 ऑफिसर्स को शफल किया है या रीशफल किया है, एक RTO से दूसरे RTO में उनको भेजा गया है, या उनको एक फॉर्मेशन से, जो फील्ड फॉर्मेशन होती है, रीजनल टैक्स ऑफिस या कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस या लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस, तो वहां से वन से दूसरी जगह उनको पोस्ट किया गया। तो एक रूटीन की एक्सरसाइज है हर फाइनेंशियल ईयर और टैक्स ईयर के एंड के ऊपर, और अगला साल शुरू होने पे शफल किया जाता है ऑफिसर्स को, सो डैट के तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो रोटेशन के ऊपर मुख्तलिफ पोजीशंस में काम करें और किसी को कोई एक ही सेक्टर में कहीं वो जो है वो फिट ना हो जाए। तो इसको इसलिए वो रोटेट करते रहते हैं अपने ऑफिसर्स को। तो इससे ये बेहतर भी है कि ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग भी में इजाफा होता है, ऑफिसर्स को सीखने का मौका भी मिलता है। नाजरीन, इंशाल्लाह कल नए टैक्स बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। आज तक के लिए बस इतना ही। गुराया एंड पंसोता लॉ एसोसिएट से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।